वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है जो कल की क्लास थी उसी की प्रकार जो रहने वाली है। इम्पोर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, केवीएस वालों के लिए, स्पेशली जो वीआई कैटेगरी से स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास है। तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवहारिक मूल्यांकन के विभिन्न चरण लिखिए। या तो आप लोगों से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है। तब दोनों क्वेश्चंस का आपको जो आंसर देना है वो सेम ही रहेगा। आंसर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, व्यवहारिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न चरण जो है निम्न प्रकार है। कुछ बच्चों को जो है बहुत सारे डाउट हैं अभी भी एग्ज़ाम को लेकर के। लिखना जो है आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में लिखोगे, जाहिर सी बात है। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखोगे। और बात रही किस प्रकार से लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, तो मैंने पहले बताया 80 से 100 तक, इससे बाहर मत जाना। जो फैक्ट ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिखने की ज़्यादा कोशिश करना। विस्तार में, संक्षेप में जो है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने की कोशिश करना। अभी देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं और बाकी के आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने पहले भी बोला है एक क्लास हम जो है आपके एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले मैं एक क्लास लाइव रखूँगी। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी एक साथ। इसका रहने वाला है, पॉइंट लगा करके आप लोगों को लिखना है। इसके जो है व्यवहारिक मूल्यांकन के जो चरण हैं या 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, दोनों का आंसर जो है सेम रहेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। पहला है वस्तुओं के बारे में जागरूकता और ध्यान। सेकंड पॉइंट रहने वाला है आंखों की गति पर नियंत्रण और वस्तुओं को आगे पीछे करना। थर्ड रहेगा नज़र दौड़ाना। फोर्थ रहेगा वस्तुओं का विभेदीकरण। फिफ्थ रहेगा वस्तुओं की बारीकियों को अलग करना। सिक्स्थ रहेगा चित्रों में बारीकियों को पहचाना। 7वां नंबर रहेगा दृष्टि स्मृति। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को एज इट इज याद कर लेने हैं। ठीक है, अगला है दृश्य का ढक जाना आएगा यहाँ पे। इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी करा रखी है इसकी। अगला पॉइंट है रूप निश्चितता, उससे अगला है आँख हाथ समन्वय, नेक्स्ट है आँख पैर समन्वय। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी जो है समझा रखे हैं। किसी ने मेरे चैनल पे जो पीछे की क्लासेस नहीं देखी तो देखना ज़रूर, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो है एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप जो है क्यों आवश्यक है। यदि आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसका आंसर जो है बिल्कुल संक्षेप में पॉइंट वाइज पॉइंट जो है किस प्रकार देना है, एकदम जो बेस्ट आंसर है। क्योंकि इस प्रकार यदि आप नॉर्मली देखते हो तो शीघ्र हस्तक्षेप की जो है एक थ्योरी होती है पूरी, लेकिन यदि आप, मैंने पहले बताया, पॉइंट टू पॉइंट आप मेन पॉइंट्स बना बना करके लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। ठीक है, शीघ्र हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक है ताकि बालक सीखने की उच्च क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रयोग जो है कर सके। फिर इसमें भी आप लोगों को पॉइंट्स बना बना के लिखने हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, बच्चों के विकास को विशेष रूप से क्रियात्मक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और स्वयं सहायता कौशलों को इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम विकसित जो है कर सकते हैं। अगला पॉइंट है शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चे की समस्याओं का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें जीवन में कम से कम समस्याओं का क्या करना पड़े, सामना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षण, प्रशिक्षण, वातावरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन को सही दिशा दी जा सके। इसके लिए शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, आवश्यक है। यह बालक को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान कर सके, उसकी विकासात्मक देरी को दूर कर सके। इसके लिए भी क्या है, शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो वीआई कैटेगरी से हैं या अदर कैटेगरी से भी स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी सभी कैटेगरीज के भी जो मिक्स वाले वीडियो हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर अभी लास्ट में ज़्यादातर आपको वीआई से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करा रखे हैं।
यदि ऐसा कोई बच्चा हो जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा हो और वो किसी भी कैटेगरी का जो है हो और आप लोगों के लिए जो पास है कंटेंट नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेज कर देना। वीआई का तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी पीडीएफ्स अपलोड कर रखी है। अदर कैटेगरी से भी है बच्चा तो मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज कर देना। बाकी क्लासेस कैसी लगी बताना ज़रूर। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टिहीनता के प्रमुख लक्षण व विशेषताएं बताइए। आप लोगों से जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आएगा आंखों से लगातार पानी बहना, लगातार पानी बहना आएगा यहाँ पे। और प्रकाश के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। यदि दृष्टि बाधित है, हमको दिखता है तभी तो हमारी आंखों में जब प्रकाश की किरणें जाती है, जब प्रकाश ज़्यादा चुभता है तो ऑटोमेटिक जो पलकें हैं वो झपकने लगती हैं, ज़्यादा प्रकाश तीव्र सहन नहीं कर पाती। लेकिन यदि कोई दृष्टि बाधित है तो उसको दिखता ही नहीं, तो उसकी आंखों पे प्रकाश का क्या ही इफेक्ट होगा, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ये उसके लक्षण में आता है। लिखने पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना या किताब को आंख के बहुत पास रखकर जो है पढ़ना। यदि किसी को बहुत हल्का बहुत दिखाई देता है, उसके लक्षण दिख रहे हैं, पूर्ण रूप से ब्लाइंड नहीं हुआ, अभी हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। कोई सोचे कि दृष्टिबाधित कैसे पढ़ रहा है किताब, ठीक है। श्यामपट से नकल करने की बजाय जो है सहपाठी आएगा यहाँ पे, सहपाठी नहीं आएगा, सहपाठी की जो है कॉपी से देकर लिखना। सरदर्द की शिकायत करते रहना तथा आंखों को क्या रगड़ना बार बार। देखते वक्त दोनों आंखों का समायोजन जो है नहीं कर पाता। ये क्या थे, ये हमने देखे दृष्टिहीनता के लक्षण या विशेषताएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी, आप लोग याद कर लेना। एक बार और रीडिंग लगा लेना जब मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करूं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो जो साथ के साथ याद करते चलो आप लोग। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है आईसीटी से संबंधित जितने भी उपकरण हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को पहले भी बताया कि वीआई कैटेगरी वालों आपको अल्प दृष्टिबाधित और पूर्ण दृष्टिबाधित जो है इस कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज के बारे में तो आपको ज़्यादा ही डिटेल से जो है पढ़ना है। तो ये जो है प्रकाशीय और यहाँ पे आएगा अप्रकाशित उपकरणों के बारे में जो है क्या अंतर है। मैंने ये टॉपिक आप लोगों को नहीं करवाया, बाकी आईसीटी से रिलेटेड मैंने 2-3 टॉपिक्स करवाए थे, लेकिन करवाती मैं आगे। लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो कि सिर्फ जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आओ, तो मैंने क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन को शामिल किया है। देख लीजिए, यहाँ पे याद कर लेना जो रह गया। प्रकाशीय और अप्रकाशित उपकरणों में आप लोगों को डिफरेंस पूछे एग्जाम में जो है आप लोगों को इस प्रकार नहीं लिखना है। ये मैंने जो है पीपीटी बनाई तो इस टाइप से हो गया। आप लोगों को वहाँ पे जैसा लिखते हैं हम सारणी बनानी है। एक साइड लिखना है प्रकाशीय, दूसरी साइड लिखना है अप्रकाशित आएगा यहाँ पे अप्रकाशीय, और फिर 1 नंबर पॉइंट बना के 2 नंबर पॉइंट और लास्ट में जो भी एग्जाम्पल है। इधर भी ऐसा ही करना है, 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट एग्जाम्पल, ये रहेगा आपके लिखने का तरीका, ठीक है। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रकाशीय की यदि बात करें, पहला पॉइंट है इसमें दृष्टि के उपयोग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि जो दृष्टि बची होती है उसका जो है प्रभावी ढंग से उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जबकि अप्रकाशीय की यदि हम बात करें तो यह दृष्टि के उपयोग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उपकरण प्रकाश में वृद्धि जो है नहीं करते, जबकि यह उपकरण प्रकाश और कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल देखें इनके तो वर्धक और दूरबीन जो है इसके उदाहरण है प्रकाशीय के, जबकि इसके देखें तो टेलीस्कोप और जो पढ़ने वाला स्टैंड है वो आएगा अप्रकाशीय के अंतर्गत। आई होप आप सभी को जो है सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो है महत्व लिखिए। आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों आवश्यक है या महत्व लिखिए, क्यों करवाते हैं। तो पहला है, इन कार्यक्रमों के द्वारा बालक की पैटर्न क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि दृष्टि प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य दृष्टि क्षमता व दृष्टि केंद्रीयकरण को सुधारना होता है।
कार्यक्रम में आंखों के स्वास्थ्य की पूरी जांच तथा दृष्टि प्रशिक्षण कार्यवाही से समस्याओं का क्या लगाया जाता है, पता जो है लगाया जाता है। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, किन लोगों के लिए, फिर आप लोगों को लिखना है, जिनका भेंगापन सर्जरी के बाद आंखों के बीच समन्वय बैठाना सीख रहे हो, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। सेकंड है एम्ब्लोपिया, सुस्त आंख या सूखी आंख, दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगी होता है इनके लिए भी। इस कार्यक्रम में आंखों की पैकिंग नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होते हैं, व्यायाम जो है शामिल होते हैं। ये था दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है क्यों आवश्यक है या इसका महत्व लिखिए, तब आप लोगों को इस प्रकार से जो है आंसर देना है। अगला प्रश्न है चिकित्सीय जांच से आप जो है क्या समझते हैं। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी इसकी करा रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी। यदि देखना चाहते हो फुल डिटेल में जो है टॉपिक क्रियात्मक मूल्यांकन और चिकित्सीय मूल्यांकन तो देख लेना, वरना क्वेश्चन तो आप लोगों को करने ही हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को हेडिंग डालनी है चिकित्सीय जांच या चिकित्सीय मूल्यांकन, एक ही बात है। फिर लिखना है चिकित्सीय मूल्यांकन का अर्थ है प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रयोगशाला जांच। यह प्रशिक्षित व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पे हम दृष्टिबाधिता की बात कर रहे हैं तो इसके क्षेत्र में कौन होगा, नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है। यहाँ दृष्टि के मूल्यांकन के दौरान यह देखा जा सकता है कि बच्चों को ऑप्टिकल उपकरणों जैसे मोनोक्यूलर टेलीस्कोप या मैग्नीफायर लेंस से लाभ होगा या नहीं होगा, जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि इन उपकरणों से बच्चे को जो है लाभ होगा या नहीं होगा। पूरी जांच क्या है, इस बात पर आधारित होती है कि बच्चा अपनी दृष्टि को अपनी दैनिक जीवन में, स्कूल व घर दोनों में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता है। दैनिक जीवन यानी जो रोजाना की हमारी दिनचर्या है उसमें हम जो भी कार्य करते हैं उनमें बच्चा जो है अपनी दृष्टि का कितना उपयोग किस प्रकार से कर पाता है, उसको अच्छे से दिखाई देता है या नहीं देता है। चिकित्सीय मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों की दृष्टि, शिक्षक दृष्टि क्षेत्र, बच्चों की देखने की क्षमता तथा अपवर्तन त्रुटियों की क्या की जाती है, जांच जो है, यहाँ पे तृतीय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा त्रुटियों की क्या की जाती है, जांच जो है की जाती है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने पहले भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे बिल्कुल अच्छे से कि जो पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, 4 सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताए थे, द्विगुणन, प्रतिस्थापन, रूपांतरण और हटाना। यदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछे द्विगुणन व प्रतिस्थापन को समझाइए तो आप लोगों को हेडिंग डालनी है द्विगुणन, ब्रैकेट में लिखना है डुप्लीकेशन और फिर तीर का चिन्ह लगा के नीचे से जो है लाइंस लिखनी स्टार्ट कर देनी है। द्विगुणन में क्या लिखना है आपको मैंने इसको समझाया था, फिर बता देती हूँ कि कई बार जो नॉर्मल पुस्तकें होती हैं उनको जो है दृष्टिबाधित बालकों के लिए उनके उपयोग में आ सके इसके लिए सामान्य पुस्तकों को हम ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं, वही क्या है द्विगुणन। डुप्लीकेशन या कॉपियाँ निकालना या डुप्लीकेट कॉपियाँ हम रेडी करते हैं, वही इसका अर्थ होगा। एक बार देखिए, अनेकों छपी हुई पाठ्यक्रम सामग्री में ब्रेल अथवा दीर्घाकार सामग्री दृष्टिबाधित बालकों हेतु क्या नहीं होती, उपलब्ध जो है नहीं होती। तो इस स्थिति में जो अध्यापक है उसको स्वयं जो है स्पष्ट सामग्री ब्रेल या दीर्घाकार प्रतियां यानी तृतीय नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी प्रतियां, कॉपीज जो है स्वयं बनानी पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, द्विगुणन डुप्लीकेशन जो है हम कहते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन की हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में दृष्टिमूलक विचारक की क्या होती है, भरमार। दृष्टिमूलक विचारक यानी छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं उनमें चित्र बहुत अधिक होते हैं। इन्हें दृष्टिबाधित बालकों के लिए समझना क्या होता है, कठिन होता है क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। इस स्थिति में प्रतिस्थापन जो है किया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ्य के स्थान पर दृष्टिबाधित बालकों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो यथासंभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ के जैसा ही हो और उसके जैसा ही अनुभव प्रदान कर सके। क्योंकि दृष्टिबाधित बालक जो है चित्र नहीं देख सकते, तो इस स्थिति में सेम वैसा ही कोई उसी के जैसा जो है सार निकले, उस पाठ का अनुभव प्राप्त हो बच्चे को, तो चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाठ्यक्रम अनुकूलन के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आंसर जो है, अभी पीछे वाले प्रश्न का जो आंसर था आप लोग वो भी लिख सकते हैं। जो चारों सिद्धांत हम बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को इसकी क्लास पूरी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। चारों सिद्धांत कौन कौन से, अभी मैंने 2 आप लोगों को बताए हैं, द्विगुणन और प्रतिस्थापन, और उसके अलावा रूपांतरण और हटाना, 4 सिद्धांत हैं। यहाँ पे तो आपको पर्टिकुलरली पूछा है कि रूपांतरण और प्रतिस्थापन, सॉरी द्विगुणन और प्रतिस्थापन को समझाइए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई भी 2 सिद्धांतों का जो है वर्णन कीजिए। तो आपको कोई भी 2 इन चारों में से अच्छे से याद है तो लिख सकते हो। मैंने ये 2 जो रह गए थे वो लिए हैं, ताकि जिन बच्चों ने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी वो उनकी यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो रूपांतरण मॉडिफिकेशन की हम पहले यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम जो है उसमें छोटे छोटे संशोधन करना ही क्या कहलाता है, जैसे रूपांतरण। जैसे अधिकतर पाठों में क्या होता है कि बच्चों को छोटी क्लासों में जो पुस्तकें होती हैं उनमें ज़्यादातर लिखा होता है, आपने देखा होगा कि जो ऊपर चित्र दिया गया है उसमें देख करके बताओ कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, या कुछ भी पशु वगैरह कुछ भी जो चित्र में एक्टिविटी दिखाई गई है कि बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो ब्रेल, इसको क्या होता है, ब्रेल पुस्तकों में शामिल करना क्या है, असंभव होता है। संभव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा असंभव होता है। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए यह भ्रामक भी है और इसका संशोधन भी किया जाता है। इसका प्रस्तुतिकरण या तो व्याख्यान के द्वारा या तो एक्सप्लेनेशन करके टीचर बच्चों को समझा सकते हैं। इस स्थिति में छोटे छोटे रूपांतरण करना, छोटे छोटे संशोधन करना ही क्या कहलाता है, रूपांतरण। तो छोटे छोटे संशोधन हम कौन से करेंगे, या तो जो अध्यापक है वो बच्चों को एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्यान के द्वारा जो है समझाने की कोशिश करेगा कि चित्र में जो है एक्टिविटी क्या है, या तो उसको टीएलएम के माध्यम से जो है समझाएगा। टीएलएम की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जो टीएलएम होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं, 2D भी होते हैं, 3D भी होते हैं। आप लोगों से जो है इनकी भी फुल फॉर्म्स जो है पूछ सकते हैं, मे बी याद करने में क्या जाता है तो याद कर लेना। 3D का होता है 3 डायमेंशियल, 2D का 2 डायमेंशियल। 3D जो है वो एकदम उभार वाली, जैसे हमारे सामने कोई भी वस्तु है उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके अलावा लंबाई चौड़ाई और एक होता है वो याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, किसी भी चीज़ की क्या होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाँ अभी याद आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जो टीएलएम हम रेडी करेंगे तो वो तो क्या होगा, वो तो आएंगे 3D के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, अगला हम बात करेंगे ओमिशन हटाना। जब प्रतिस्थापन, रूपांतरण या द्विगुणन, यहाँ पे आएगा या द्विगुणन में से किसी भी नियम का क्या हो, संभावना नहीं हो कि किसी भी नियम से जो है काम नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस पार्ट को जो है हटा देंगे, छोड़ दिया जाता है। यही स्थिति क्या कहलाती है, ओमिशन। और इसी स्थिति को ज़्यादातर जो है प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चों के लिए जो है बहुत उपयोग में लिया जाता है। आज की क्लास जो है यही ख़त्म होती है और मैं आप लोगों के लिए सारे डाउट्स के लिए एक लाइव हम रखेंगे एग्ज़ाम से पहले। बाकी जो है रोज़ मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करवा सकूं उसके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस आती रहेंगी। और यदि आप लोग चाहो थ्योरी एमसीक्यूज़ वाली आए तो कमेंट कर देना आप लोगों को, वरना इसी प्रकार से जो है क्लासेस चालू रहेंगी। आप लोगों के सपोर्ट की जो है मुझे आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए जो है डेली मेहनत कर रही हूँ, जितना मैं आप लोगों को कंटेंट ऑथेंटिक प्रोवाइड करवा सकूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं करवा रही हूँ, यहाँ भी मैं कंटिन्यू जो है अपलोड कर रही हूँ वीडियोस। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरह से हो जाए एग्जाम तक, और सभी का भगवान करे सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए। यदि 10-15 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मेरे चैनल पे जो है डेली वीडियोस आएंगी। बस आप लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।